हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के हिंदी विषय मल्हार पुस्तक के पाठ 3 का। पाठ का नाम है फूल और कांटा। तो यह एक कविता है। इस कविता के अर्थ को हम समझें इससे पहले हम इसके कवि के विषय में जान लेते हैं। तो पाठ के अंत में यहाँ पर दिया गया है कवि से परिचय। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। यह जो कविता है यह हमने अपने बचपन में पढ़ी है। बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारी कविता है यह। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही फूल और कांटा के कवि हैं। तो जिन्होंने इस कविता की रचना की उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और उन्होंने ही फूल और कांटा इस कविता की भी रचना की है। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। तो ये जो तस्वीर है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। इनका जीवन काल है 1865 से लेकर के 1947 तक, यानी कि 1865 में उनका जन्म हुआ और 1947 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये था कवि से परिचय। अब आइए फूल और कांटा इस कविता को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, कविता का नाम है फूल और कांटा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो यहाँ पर कवि फूल और कांटे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक ही परिस्थिति में जन्मे हुए दो व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल और कांटा दोनों एक जैसी ही परिस्थिति में जन्म लेते हैं, एक ही जगह में जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है, यानी कि उनका पालन और पोषण करता है। जिस पौधे में फूल निकलता है उसी पौधे में कांटे भी होते हैं। तो एक ही पौधे में दोनों का जन्म होता है और एक ही पौधा दोनों को पालता है, दोनों का पालन पोषण करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में जब चांद निकलता है तो वह फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी रोशनी डालता है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करता। जितनी रोशनी फूल को मिलती है उतनी ही रोशनी कांटे को मिलती है। तो कवि कहते हैं कि दोनों को एक जैसी परिस्थिति मिलती है, चांद इनमें कोई भी भेदभाव नहीं करता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं बहीं, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का अर्थ होता है बादल। फूल और कांटा दोनों पर बादल एक समान बरसता है। बारिश की जो बूंदें हैं वह फूल और कांटे दोनों पर एक समान पड़ती हैं और हवाएं भी एक समान दोनों को लगती हैं। यानी कि जब हवा चलती है तो जितनी हवा फूल को लगती है उतनी ही हवा कांटे को भी लगती है। ऐसा नहीं है कि फूल को ज़्यादा हवा लग रही है और कांटे को कम, या फूल को ज़्यादा बारिश मिल रही है और कांटे को कम। ऐसा नहीं होता। दोनों को एक समान हवा, बारिश और चांद की रोशनी, सारी ही चीज़ें दोनों को समान रूप से मिलती हैं। लेकिन सदा ही यह दिखता हमें कि ढंग उनके एक से होते नहीं। तो कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि हालांकि दोनों को एक समान परिस्थिति मिलती है, एक जैसी ही सुविधाएं दोनों को मिलती हैं, लेकिन हम हमेशा यह देखते हैं कि दोनों के जो ढंग, यानी कि जो तरीके हैं, दोनों का जो स्वभाव है वह एक जैसा नहीं होता है। एक जैसी परिस्थिति मिलने पर भी दोनों के स्वभाव और गुण में अंतर होता है। तो उनमें क्या अंतर होता है यह कवि ने आगे की पंक्तियों में बताया है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन।
कतर का अर्थ होता है कतरना या काटना। पर यानी कि पंख। भौर यानी कि भंवरा। बेध देना यानी कि छेद देना या घायल कर देना। श्याम तन यानी कि काला शरीर। भौरा जो है वह काले रंग का होता है, तो इसलिए यहाँ पर कवि ने श्याम तन कहा है। कांटे का स्वभाव दूसरे को दुख दर्द देने वाला होता है, इसलिए वह क्या करता है कि किसी की उंगलियों को छेद देता है। अगर आप कांटे के पास अपनी उंगलियां ले जाएं तो अपनी नुकीली प्रवृत्ति के कारण वह क्या करता है, उंगलियों में छेद कर देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन यानी कि सुंदर कपड़े, और किसी के सुंदर कपड़े फाड़ देता है। अगर कांटे में किसी का कपड़ा फंस जाए तो क्या करता है कांटा, उसके कपड़ों को फाड़ देता है, किसी की उंगलियों में छेद कर देता है, कहीं किसी के कपड़ों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का परकतर। प्यार में डूबी हुई तितलियां यानी कि जो मदमस्त तितलियां हैं, जो मौज मस्ती करती हुई उड़ती हैं, उन तितलियों के परों को काट देता है, कतर देता है। और काले रंग के जो भंवरे हैं उनके शरीर को छेद देता है, उनको घायल कर देता है। तो कांटे का स्वभाव दुख दर्द देने वाला होता है, इसीलिए अपनी नुकीली प्रवृत्ति के कारण वह उंगली में छेद कर देता है, अर्थात चुभ जाता है, किसी के वस्त्रों को फाड़ देता है और मदमस्त उड़ती हुई तितलियों के पंखों को फाड़ देता है, काट देता है, तथा काले रंग के श्याम रंग के भौरों के शरीर को भी घायल कर देता है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं कि कांटे का स्वभाव हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। आगे की पंक्तियों में कवि फूल की प्रवृत्ति के बारे में, फूल के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल का जो स्वभाव है, फूल की जो प्रवृत्ति है, वह बहुत ही दयालु होती है, बहुत ही कोमल होती है। तो फूल क्या करता है, फूल अपनी कोमलता से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भौरों को अपना मीठा रस पिलाता है। निज यानी कि अपने सुगंधों और निराले रंग से। फूल जो है सुगंधित होते हैं, उसमें तरह तरह की सुगंध आती है, और फूल के रंग भी आपने देखे हैं, बड़े ही निराले और बड़े ही सुंदर सुंदर रंगों के फूल होते हैं। तो अपनी सुगंध से और अपने निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। कली जी की खिला यानी कि मन को प्रसन्न कर देना। तो हमेशा फूल अपनी सुगंध से और अपने निराले रंग से मन की कली को खिला देता है, यानी कि खुश कर देता है। जब भी हम फूल को देखते हैं तो उसकी महक से और उसके सुंदर सुंदर रंगों से हमारे मन की कली खिल उठती है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो फूल का स्वभाव कोमल है, वह तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौरों को अपना अनोखा रस पिलाता है और अपनी सुगंध और निराले रंग से लोगों को हमेशा खुश कर देता है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर फूल के दयालु और उपकार करने वाले स्वभाव को बताया है। इसके बाद कवि आगे कहते हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक ही पौधे पर उग कर भी अपने गुण और व्यवहार के कारण कांटा लोगों की आंख में सदैव खटकता रहता है। कांटा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरा यानी कि जो दूसरा उसी पेड़ पर उगा हुआ फूल है, वह सोहता सुर शीश पर, सुर यानी कि देवता, सोहता यानी कि सुशोभित होता है। तो फूल हमेशा देवताओं को चढ़ाए जाने के काम आता है, देवताओं के सिर पर जाकर सुशोभित होने का सम्मान प्राप्त करता है। दोनों एक ही परिस्थिति में पलते हैं, एक ही समान उनको हर तरह की सुविधा मिलती है, लेकिन अपने अलग अलग गुण और व्यवहार के कारण कांटा हमेशा सबकी आंखों में खटकता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वहीं फूल देवताओं को चढ़ाए जाने जैसे सम्मान को प्राप्त करता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे,
जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कुल की बड़ाई किस तरह से काम दे। कितना भी बड़ा कुल क्यों ना हो, कुल यानी कि जहाँ पर भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस भी खानदान में व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसकी बड़ाई किसी काम की नहीं है। भले ही वह कितना भी बड़ा खानदान हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी पैसे वाला हो, उससे व्यक्ति की बड़ाई नहीं होती। व्यक्ति की बड़ाई उसके बड़प्पन से होती है। बड़प्पन यानी कि उसकी जो श्रेष्ठता है, उसके जो गुण हैं, उससे व्यक्ति की बड़ाई होती है। किसी का जो कुल है, नाम है, वह किसी काम का नहीं होता। व्यक्ति हमेशा अपने सद्गुणों और व्यवहार से ही जाना जाता है। यह कविता हमें अच्छे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। भले ही व्यक्ति अच्छे कुल में जन्मा हुआ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बड़प्पन नहीं है, सद्गुण नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उसका उच्च कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। अर्थात गुणों का महत्व होता है, कुल या नाम का महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस कविता को पढ़ लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को हाइप करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसका जो अभ्यास है ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।